गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। चलिए तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 12th क्लास के रे ऑप्टिक्स के बारे में, जिसका पिछले क्लास में जो टॉपिक जो था वह प्रकाश और उसके गुण से रिलेटेड था। अब मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ रे ऑप्टिक्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है वह बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो उस प्रकार के टॉपिक्स पर हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग देखेंगे उस टॉपिक को और समझेंगे, परंतु उस पर ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा ऐसा टॉपिक्स है जो 12th क्लास में हमें जानने की आवश्यकता है। तो चलिए कुछ टॉपिक्स का नाम मैं लिखता हूँ यहाँ पर। जैसे आता है आपको प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, इसे इंग्लिश में सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत का मतलब क्या है? प्रकाश स्रोत का मतलब हुआ कि जिन वस्तुओं से या फिर जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जहाँ से हमें प्रकाश मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो देखा गया कि प्रकाश तो हमें सूर्य से भी मिलता है, जो कि बहुत बड़ा स्रोत है प्रकाश का। प्रकाश तो हमें तारे से भी मिलते हैं, है ना। प्रकाश तो हमें जुगनू से भी मिलते हैं, ठीक है। जुगनू क्या है? एक प्रकार का यह भी जो है कि कीट है, जो कि रात के समय में यह जलता हुआ हमें दिखाई देता है, परंतु आज के समय में यह जो है लुप्त होते जा रहा है। फिर से आपको बल्ब है, विद्युत बल्ब, इससे भी प्रकाश मिलता है। ट्यूबलाइट है, लालटेन है, मोमबत्ती है, इन सभी चीज़ों से हमें प्रकाश मिलता है। तो कहा गया कि जिनसे प्रकाश मिलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत जब सूर्य है, तारे हैं, जुगनू है, बल्ब है, मोमबत्ती है, तो इसके आधार पर प्रकाश स्रोत को दो भाग में रखा गया। एक जो हुआ आपको जिसको मानव ने तैयार नहीं किया, एक जो हुआ जिसको मानव ने तैयार किया। तो जिस प्रकाश स्रोत को मानव ने तैयार किया उसको कह दिया गया मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, ठीक है। बेसिक चीज़ है ये आपका। और जिसका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया उसको कह दिया गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। यानी कि एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गया, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया। इसे आप कृत्रिम प्रकाश स्रोत भी कह सकते हैं, यानी आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट और नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो ये हो गए प्रकाश स्रोत के बारे में, जो कि बेसिक है, आपको ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, या पहले से भी आप इसके बारे में जान रहे होंगे, क्योंकि क्लास 8 से ही इस टाइप के टॉपिक्स को बताया जा रहा है आपको। अब देखते हैं इसमें आपको होता है पिंड के बारे में। पिंड के बारे में टॉपिक है कि एक दीप्त पिंड होता है, क्लास 10th में भी आप इसे पढ़े होंगे। एक दीप्त पिंड होता है और एक जो होता है अदीप्त पिंड होता है, अदीप्त पिंड, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। दीप्त पिंड, अदीप्त पिंड क्या है? कहीं कहीं आत्मदीप्त पिंड भी लिखा हुआ रहता है, आत्मदीप्त पिंड। इंग्लिश में इसे ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं, और इसे जो है नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? इसे दीप्त पिंड को प्रदीप्त पिंड भी कहा जाता है, अदीप्त पिंड को अप्रदीप्त पिंड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बात क्या है कि दीप्त पिंड किसको कहेंगे? तो कहा गया कि जो पिंड अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जिनका अपना प्रकाश होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे सूर्य का अपना प्रकाश है, तारे का अपना प्रकाश है, जुगनू का अपना प्रकाश है, ठीक है ना। इसी प्रकार से ब्रह्मांड में और ढेर सारे चीज़ होंगे जिनका अपना प्रकाश है, परंतु जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है,
जैसे अगर बात करें तो जो जलता हुआ बल्ब जो होता है, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती है ना, ट्यूबलाइट जलता हुआ जो होगा, इस टाइप के जो होंगे सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत, उसी को क्या कहेंगे? अदीप्त पिंड कहेंगे। मतलब आपको माइंड में ये रखना है कि जो प्रकाश स्रोत थे दो प्रकार के, एक प्राकृतिक थे एक कृत्रिम थे। जो प्राकृतिक होगा वह दीप्त पिंड में जाएगा, क्योंकि जिसको प्रकृति ने बनाया, जिसको मानव ने नहीं बनाया है ना, या फिर जो भी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होंगे वैसे प्रकाश स्रोत होंगे जिनका अपना लाइट होगा, अपना प्रकाश होगा, है ना। तो अब आप कहेंगे कि जिनसे खुद प्रकाश निकलता है उसे तो हम क्या कहते हैं? दीप्त पिंड कहते हैं। जिनसे खुद प्रकाश निकलता है उसे दीप्त पिंड कहते हैं, जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अदीप्त पिंड कहते हैं। तो क्या जलता हुआ बल्ब जो है इससे प्रकाश नहीं निकलता है? निकलता है ना। तो सस्पेंस आपको नहीं रखना है। मैं इसलिए यहाँ पर इस टॉपिक को लिखा क्योंकि अगर सिर्फ बल्ब रहेगा तब आपको जाएगा अदीप्त पिंड में, क्योंकि बल्ब है तो बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है यह कन्फर्म नहीं है, इसलिए सिर्फ बल्ब कहने से अदीप्त हो जाएगा। परंतु जलता हुआ बल्ब जो होगा वो भी दीप्त में होगा। तो कहने का मतलब जो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होगा वो तो दीप्त में है ही, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वो तो दीप्त में है ही है, लेकिन जो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है और यदि जल रहा है, जिनसे प्रकाश निकल रहा है, जिनका अपना प्रकाश है, वो किस में चले जाएंगे? बोलिए, दीप्त पिंड में चले जाएंगे। यानी जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ लालटेन, जलता हुआ ट्यूबलाइट, सारे दीप्त में चले जाएंगे। अदीप्त में कौन होगा? तो जिनसे प्रकाश ही नहीं निकलता है, जैसे मैं अदीप्त पिंड हूँ क्योंकि मुझसे प्रकाश नहीं निकल रहा है। मार्कर अदीप्त पिंड है, इससे प्रकाश नहीं निकल रहा है। आपका बुक, कॉपी, टेबल, कुर्सी, बेंचेस ना, इनसे प्रकाश नहीं निकल रहा है, तो ये सारे हो जाएंगे अदीप्त पिंड में। ठीक है। तो यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पिंड आपको प्रकाश की सहायता से ही दिखाई दे रही है वो भी जो होगा से आपको कौन सा पिंड हो जाएगा? अदीप्त पिंड हो जाएगा। जैसे मार्कर को देखना है तो आपको प्रकाश चाहिए, तो मार्कर हो गया अदीप्त, और जो प्रकाश जहाँ से निकल रहा है वो हो गया आपको दीप्त। तो बस यही कॉन्सेप्ट अपने मन में रखें कि हमें दीप्त अदीप्त की पहचान करनी है। तो जिसको प्रकाश की सहायता से देखा जा रहा है उसको हम क्या कह देंगे? अदीप्त कह देंगे। और जिसकी सहायता से हम जिसको देख रहे हैं, तो जिसकी सहायता से देख रहे हैं वह क्या हो जाएगा? दीप्त हो जाएगा। जैसे आप जैसे यहाँ पर बोर्ड है, अब बोर्ड जो है रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देने वाला है, तो ये आपको क्या हो जाएगा? अदीप्त हो जाएगा। परंतु अब मान लिया कि हम बल्ब से देख रहे हैं, इसको टॉर्च से देख रहे हैं, तो यहाँ बल्ब और टॉर्च जो होगा वह आपको किस में आ जाएगा? दीप्त में आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है? बेसिकली जो था उसको मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पर। जो भी बेसिक चीज़ है उसको क्लियर करते जाएंगे। अब देखिए, किरण होता है, तो किरण किसको कहा जाए? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रे कहते हैं। किरण किसे कहा जाए? तो कहा गया है कि सीधी रेखा पथ पर जो प्रकाश चलती है, प्रकाश का एक गुण है कि प्रकाश सीधी रेखा पथ पर चलती है, तो सीधी रेखा पथ पर जो प्रकाश चलती है उसको किरण कहते हैं। और इसको एरो साइन के द्वारा, तीर चिन्ह के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? सूचित करते हैं। सीधी रेखा पथ पर चलने वाली जो प्रकाश होगी उसे हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। इसे तीर चिन्ह के द्वारा सूचित करेंगे। अब सवाल है कि ये किरण जो होगा अगर समूह में चला, ग्रुप में चला, जैसे मान लिया कि एक किरण, दो किरण, तीन किरण, ठीक है, ठीक इसी प्रकार से और ले सकते हैं। यहाँ पर किरण मान लिया जाए कि मिल रहे हैं, इस पॉइंट से मान लिया कि किरण जो होंगे वो फैल रहे हैं, एरो साइन दे दिया, यहाँ पर फैल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर जो है ऐसे किरण जो होंगे इस तरीक़ा से ये पैरेलल है। तो कहने का मतलब क्या है कि सीधी रेखा पथ पर जो चलते हैं प्रकाश उसे किरण कहते हैं और इसे हम तीर चिन्ह के द्वारा सूचित करते हैं। और जब एक किरण जब समूह में चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं, तब ऐसे समूह वाले किरण को हम लोग कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज। इसको इंग्लिश में बीम कहा जाता है। ठीक है। अब किरण पुंज जो है तीन प्रकार से समूह में चल सकते हैं। किरण पुंज
कितने प्रकार से समूह में चल सकते हैं? 3 तरह से चल सकते हैं। कहिए, एक इस टाइप के चल सकते हैं जिसमें सभी किरणों के बीच की दूरी बराबर होगी और समानांतर होगी, तो इसे हम कह देंगे समानांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम। और अगर किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे देखिए यहाँ पर किरण के बीच की दूरी इतना है, फिर इस पॉइंट पर देखिए इतना है, फिर और आगे बढ़ें तो अब देखिए धीरे धीरे दूरी क्या होगा, बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी तो उसे हम कहेंगे अपसारी, क्योंकि फैल रहा, डाइवर्जेंट बीम, अपसारी किरण पुंज। और जब किरणों के बीच की दूरी घटती जाएगी धीरे धीरे, तब उसे हम कहेंगे अभिसारी, यानी कि कन्वर्जेंट बीम। यानी कि अपसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी बढ़ेगी, अभिसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटेगी, और समानांतर किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो इस प्रकार से आपको किरण हो गए, किरण पुंज हो गए, और किरण पुंज के क्या हो गए, प्रकार हो गए। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि अब आपको ध्यान देना है यहाँ से। तो अब बात करते हैं हम लोग प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है? क्लास 10th में भी पढ़े होंगे आप, इमेज क्या होता है। देखिए, प्रतिबिंब कहने का मतलब क्या है? जैसे बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु होता है। तो वस्तु का हमें क्या चाहिए, प्रति चाहिए, मतलब उसी का रूप चाहिए, चाहे वह रूप छोटा हो, चाहे वह रूप बड़ा हो, चाहे वह रूप उल्टा हो, चाहे वह रूप सीधा हो। तो कहने का मतलब कि बिंब का मतलब वस्तु। तो जब कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने रहेगा, जैसे मान लिया जाए आपके घर में जो दर्पण है समतल दर्पण, तो उसमें उसका हम शक्ल तैयार होगा, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रतिबिंब कह रहे हैं। तो कहने का मतलब कि इसका निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से बनता है, इस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो जैसे मान लिया जाए कि आपके सामने एक मिरर है, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। यह मिरर जो है किस प्रकार का मिरर है, आपको पता चल गया होगा, यह समतल दर्पण है, क्योंकि जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। अब इससे निकलने वाली प्रकाश की किरण इस पर आई, टकराने के बाद इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। उसके बाद एक और किरण लेते हैं हम लोग, उसका भी परावर्तन हो गया। अब देखिए कि एक किरण आगे जाने पर कहीं भी कटने वाला नहीं है, तो इसको डॉट डॉट से यदि हम पीछे की ओर बढ़ाएं कि अगर पीछे की ओर दोनों किरण जाएगा तो कहाँ पर कटेगा, किस पॉइंट पर कटेगा, तो आगे जाने पर ये कहीं न कहीं आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर कट गए। यानी ओ से ऑब्जेक्ट वस्तु है, इसका आई फॉर इमेज बना, प्रतिबिंब बना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब दो किरण कटे या कटता हुआ मालूम पड़े तभी प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। क्योंकि आप देखिएगा कि रात के समय में अपने शीशे के सामने जाइए, दर्पण के सामने जाइए, आप शीशा के सामने रात के समय में हैं तो आपको प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। लेकिन रात के समय में जब टॉर्च हो या बल्ब हो या किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल लाइट हो, अपने फेस पर आप दीजिएगा तो आपका उसमें प्रतिबिंब नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि लाइट आया, आपसे टकराया, शीशा पर गया, परावर्तन हुआ और उसके बाद क्या बना, प्रतिबिंब बना। यानी प्रतिबिंब बनने के लिए एक कंडीशन है आपको कि या तो किरणें कट जाएगी या कटती हुई प्रतीत होगी, मालूम पड़ेगी। जैसे यहाँ पर कटी नहीं, हम लोग पीछे बढ़ाएं तो कल्पना किए काल्पनिक रूप से कटी, यानी कि या तो डॉट डॉट से कटेगा, मतलब कि काल्पनिक रूप से कल्पना करेंगे, या तो वास्तव में कट जाएगा, है ना। तो ये कटान के कारण जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो कटान दो तरीका से हो रहा है, एक काल्पनिक रूप से और एक वास्तविक रूप से। तो काल्पनिक रूप से कटेगा तो उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे, और वास्तविक रूप से कटेगा तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा हमेशा सीधा होगा। जैसे समतल दर्पण में घर में जो आईना है उसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, परंतु अवतल दर्पण जैसा अगर
हम एग्जाम्पल के लिए रखें कि अवतल दर्पण जो है उसमें काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है, तो इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा और पढ़ चुके भी हैं क्लास 10th में। तो कहने का मतलब क्या है, प्रतिबिंब क्या है। तो अब जैसा कि फिगर से यदि हम डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मिरर था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था और इसके बाद इसका प्रतिबिंब इस पॉइंट पर मान लिया बना। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी बिंदुवत स्रोत से, मान लिया जहाँ से प्रकाश निकल रहा है वहाँ बिंदुवत स्रोत मान लेते हैं, किसी बिंदुवत स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद या फिर अपवर्तन के बाद, जैसे लेंस में भी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो दर्पण में तो परावर्तन होता है, लेकिन लेंस में क्या होता है, परावर्तन नहीं होता है, क्या होता है, अपवर्तन होता है। क्योंकि लेंस में जब किरणें जाती हैं तो देखिए ये लौटेगी नहीं बल्कि अपना रास्ता बदल लेगी, तो क्या हो गया, ऐसी किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। मान लिया एक और किरण गया, ये भी रास्ता बदल लिया, इस पॉइंट पर कट गया तो यहाँ बन गया इमेज, प्रतिबिंब बन गया। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी बिंदुवत स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या फिर अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उसी बिंदु को जहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा तो इस बिंदु को, यहाँ पर काटा तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। जब वास्तविक रूप से कटेगी, जो किरण जा रहा है वही किरण अगर कट गया, जैसे एक किरण जा रहा था दोनों, तो यही किरण आगे जाकर कटा तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और जब जो किरण जा रहा था वो किरण नहीं कटा बल्कि काल्पनिक रूप से अगर कटा वही किरण को आगे पीछे करने पर, तब उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग दर्पण के बारे में, और प्रतिबिंब से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें जो होगी उसे आगे बताया जाएगा आपको, क्योंकि क्लास 12th में हैं आप और आपको यहाँ पर सावधान रहना होगा कि कुछ बेसिक चीज़ जो है जो कि आप क्लास 10th में पढ़ लिए हैं उसको ज़्यादा हम लोग डीप यहाँ पर ना जानेंगे, बल्कि जो नया चीज़ होगा जो आप इसके पहले नहीं जानते हैं उस चीज़ को हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताएंगे। नहीं तो मैं इस टॉपिक पर भी काफ़ी देर तक आपको समझा सकता था, परंतु मैं जानता हूं कि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं, पहले से भी इसके बारे में आपको सारा जानकारी मौजूद है। और जो स्टूडेंट नहीं जान रहे होंगे उनको भी मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता दिया। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ दर्पण के बारे में। आखिर दर्पण होता क्या है, दर्पण क्या है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा गया, मिरर कहा गया। दर्पण को इंग्लिश में क्या कहा गया है, मिरर कहा गया है। दर्पण क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो देखिए दर्पण जो होता है एक प्रकाशीय युक्ति होता है। इसे सबसे पहले मैं कह देता हूं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये प्रकाशीय युक्ति होता है। दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति है जिसमें परावर्तन के बाद प्रतिबिंब का निर्माण होता है ना। जैसे घर में आपका हो शीशा, घर में जो शीशा है वह समतल दर्पण है, तो जब तक न उसमें परावर्तन होगा तब तक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। यानी कि परावर्तन के बाद जब प्रतिबिंब का निर्माण होगा तो समझना है आपको वहाँ पर कि वह दर्पण है, लेकिन अपवर्तन के बाद जब प्रतिबिंब का निर्माण होगा तब समझना है कि वह लेंस है। दर्पण में केवल परावर्तन होता है और लेंस में केवल क्या होता है, अपवर्तन होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति है जिसमें प्रकाश के परावर्तन के बाद क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन क्या होगा, तो चलिए पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं उसको भी, प्रकाश के परावर्तन को भी। इस टॉपिक को भी आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, प्रकाश के परावर्तन। इंग्लिश में इसे क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, परावर्तन का मतलब होता है लौटना, रिटर्न होना। परावर्तन का मतलब क्या होता है, लौटना, रिटर्न होना। तो कहने का मतलब क्या है कि किसका लौटना, तो प्रकाश का लौटना।
यानी कि द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग द लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी प्रकाश की लौटने की जो घटना है, प्रकाश के लौटने की जो घटना है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परंतु क्लास 12th स्टैंडर्ड पर इसके डेफिनेशन को थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन को किस प्रकार से डिफाइन किया जाए। जैसे मान लिया कि कोई सतह है, अपारदर्शी सतह है। अपारदर्शी सतह कहने का मतलब जिससे प्रकाश पार नहीं करेगी, पारदर्शी सतह का मतलब जिससे प्रकाश पार कर जाएगी, और एक पारभासी सतह होगा या पारभासी माध्यम होगा जिससे प्रकाश आंशिक रूप से पार करेगी। आंशिक कहने का मतलब थोड़ा सा, जिस माध्यम से प्रकाश आंशिक रूप से पार करती है उसको पारभासी कहते हैं। जिस माध्यम से प्रकाश पूर्ण रूप से पार कर जाती है उसे पारदर्शी कहते हैं, और जिस माध्यम से प्रकाश पार नहीं करती है उसे अपारदर्शी कहते हैं। ठीक ना? तो देखिए मान लिया कि अपारदर्शी है तो प्रकाश गया और टकरा करके यह क्या हो गया? लौट गया। तो यह जो प्रोसेस हुआ इसी को परावर्तन कह रहे हैं। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है और दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वह किरण पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को, इस फिनोमिना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। माध्यम कहने का मतलब कि जैसे मान लिया जाए कि यह कोई जैसे व्हाइट बोर्ड है ना। अब ये अलग माध्यम है, इसका बनावट, इसमें जो अणु मौजूद है, जो परमाणु मौजूद है वो अलग है। अब मैं यहाँ से लाइट जला रहा हूँ, टॉर्च जला रहा हूँ, तो यहाँ से टॉर्च से जो लाइट जा रहा है ये हवा से होकर जा रहा है। लाइट टॉर्च से निकल रहा है, तो अब यहाँ पर क्या है? बीच में खाली यहाँ पर क्या है? एयर है। तो हवा से होते हुए प्रकाश की किरण जा रही है, तो हवा एक अलग माध्यम हो गया। और फिर इस पर गिरा, इस पर गिरा, तो ये अलग माध्यम हो गया। तभी तो बोल रहे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है और उस सतह से टकराने के बाद प्रकाश की किरण पुनः दोबारा अब रिफ्लेक्शन हो गया। जैसे मान लिया कि बोर्ड है, लाइट गया, टकरा कर फिर आ गया वापस एयर में ही आ गया। तो इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है और उस सतह से टकराने के बाद प्रकाश की किरण पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश के इस वापस लौटने की जो घटना है इसी को परावर्तन कहते हैं। अब साइंटिस्टों ने सोचा कि परावर्तन जो होगा वह चिकना सतह से भी होगा और रुखड़ा सतह से भी होगा। तो जो परावर्तन चिकना सतह से होता है यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का नियमित परावर्तन। क्या बोला जाता है? उसे नियमित परावर्तन कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जिस परावर्तन में रुखड़ा सतह भाग लेता है उसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब प्रकाश का परावर्तन चिकनी सतह से होगा तो उसे हम नियमित परावर्तन कहेंगे, और रुखड़ा सतह से होगा तो अनियमित परावर्तन कहेंगे। कहने का मतलब कि प्रकाश का परावर्तन किसी सतह से हो सकता है। जैसे बोर्ड पर लाइट गिर रहा है तो यहाँ भी परावर्तन हो रहा है, आपके ऊपर गिर रहा है लाइट तो आपके द्वारा भी परावर्तन हो रहा है, हमारे ऊपर लाइट गिरेगा तो मेरे द्वारा भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाएगा, तभी मेरा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि बिना परावर्तन के दर्पण में प्रतिबिंब नहीं बनते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि चिकना सतह होगा तो नियमित परावर्तन। जैसे चिकना सतह स्मूथ सरफेस है, जैसे शीशा, दर्पण, समतल दर्पण, इस पर लाइट आया, आपतित किरण परावर्तित होकर चली गई, ठीक उसी प्रकार से लाइट आया, आपतित किरण परावर्तित होकर चली गई। तो यह नियमित परावर्तन को इंडिकेट करेगा, क्योंकि इसकी सतह क्या है? चिकना है। परंतु सतह यदि रुखड़ा होगा, सतह यदि क्या होगा? रुखड़ा होगा, तो रुखड़ा सतह जब होगा तब इस परिस्थिति में क्या होगा? लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट हो गई, लाइट आई, रिफ्लेक्ट हो गई, लाइट आई, रिफ्लेक्ट हो गई। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो परावर्तन हुआ वह रुखड़ा सतह से हुआ। तो रुखड़ा सतह से परावर्तन हुआ तो परावर्तित किरणें कोई निश्चित डायरेक्शन में नहीं है। यहाँ पर देखिए एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है पैरेलल, लेकिन यहाँ पर परावर्तित किरणें कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं और अध्यारोपित हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया आपको प्रकाश का अनियमित परावर्तन। और मैं एक और बात आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब प्रतिबिंब का निर्माण
आपको परावर्तन के बाद होता है दर्पण में और लेंस में अपवर्तन के बाद होता है। तो अगर आप परावर्तन में अब जब जान रहे हैं कि परावर्तन दो प्रकार के हैं, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन, तब आप प्रतिबिंब के निर्माण को भी समझिए कि जब भी प्रतिबिंब का निर्माण होगा तो वह नियमित परावर्तन के कारण होगा, अनियमित परावर्तन के कारण कभी भी नहीं होगा। जैसे आपके घर में जो शीशा है, दर्पण है, उसमें आपको प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है क्योंकि आप अपने फेस को देख रहे हैं, तो वह नियमित परावर्तन के कारण हुआ। आप सिर्फ परावर्तन भी बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा, परंतु यदि ऑप्शन वाइज अगर इस क्वेश्चन को रख दिया जाए तो आपको नियमित परावर्तन ही सही आंसर होगा, अनियमित परावर्तन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर चिकना सतह है। शीशा जो होता है क्या होता है? चिकना सतह होता है, परंतु रुखड़ा सतह जब होगा तो निश्चित डायरेक्शन में तो परावर्तन नहीं होगा, परावर्तित किरणें अध्यारोपित कर जाएगी। तो इस दशा में क्या होगा कि आपको जो प्रतिबिंब जो है वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। कैसे? मान लिया जाए कि आप अपने घर के शीशा को रगड़ दीजिए, रगड़ने का मतलब उसे रफ कर दीजिए, और जब आप उसे रफ कर दीजिएगा तो आपका उसमें प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बनने वाला नहीं है, धुंधला हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आपके सामने मैं रखता हूँ ये बुक जो है, इसको देखिए आप, ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस है। अब इसमें कहिएगा कि मैं अपने चेहरों को देख लूँगा, तो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का यह नियमित परावर्तन नहीं हुआ। अगर मान लिया जाए कि दीवार है, दीवार में आप अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ नियमित परावर्तन नहीं हो रहा है, रुखड़ा सतह है। अब बोर्ड को आप चिकना ज़्यादा समझ रहे हैं, देखने में लग रहा है, छूने में भी लग रहा है, परंतु पूर्णतः यह चिकना नहीं हुआ, पूर्ण रूप से चिकना नहीं है, नहीं तो स्पष्ट प्रतिबिंब का निर्माण होता है इसमें मेरा, परंतु नहीं हो रहा। आंशिक रूप से कुछ कुछ इसमें छायादार इमेज बन रहे हैं, तो आंशिक रूप से यह चिकना हुआ। आपका कॉपी का अगर पेज है तो कॉपी का पेज जो होता है, बढ़िया क्वालिटी का कॉपी, आपको लगता है छूने में देखने में कि चिकना है, परंतु यदि वह चिकना होता तो उसमें भी प्रतिबिंब बनता। तो आप स्पष्ट रूप से जानिए कि फिजिक्स में मैं स्मूथ उसी को कहने वाला हूँ जिसमें प्रतिबिंब का निर्माण होगा, और स्मूथ उसे नहीं कहूँगा जिसमें प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको परावर्तन के प्रकार भी हैं। अब जो है परावर्तन के नियम भी होता है। नियम में आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि आपतित किरण, दो नियम है इसका मुख्य रूप से, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। मैं शॉर्ट में 2 मिनट में इसको भी समाप्त करता हूँ। किस प्रकार से है? जैसे मान लिया जाए कि एक डायग्राम यहाँ पर मैंने खींचा, ये परावर्तक सतह हो गया, प्रकाश की किरणें गई, टकरा कर लौट गई, ठीक है। अब देखिए ये जो किरण जो जा रही है ये हो गई आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और ये जो है किरणें जो लौटकर वापस आई इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तक सतह, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन हुआ उसे परावर्तक सतह कहेंगे। तो आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर अगर कोई नॉर्मल डाल दिया जाएगा तो उसी को हम लोग कहते हैं अभिलंब। 90 डिग्री पर जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में वापस आएगा। और आपतित किरण अभिलंब के बीच में कोण बनता है, उसको आपतन कोण कहते हैं, आई के द्वारा सूचित करते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, आर के द्वारा सूचित करते हैं। इसे आई के द्वारा क्यों सूचित करते हैं? क्योंकि आपतन कोण को इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, तो आई से स्टार्ट होता है, और परावर्तन कोण को इंग्लिश में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर इसे आर के द्वारा सूचित किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, एक हो गए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल कहने का मतलब कि परावर्तक सतह जो है इसी तल पर तीनों है। देखिए आपतित किरण भी इसी पर है, परावर्तित किरण भी यहीं से आ रहा है, और अभिलंब भी जो है इसी पर है। इसीलिए कहा गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर खींचे गए जो लंब होते हैं तीनों एक ही तल पर होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये मेरा कोई तल हुआ, सतह हुआ, यहाँ पर आपतित किरण गया, फिर यहीं से ये लौट के वापस जाएगा तो इसी पर हुआ, और एक लंब डाले इसी पर, तो इसी तल पर तीनों मौजूद हुआ। इसलिए कहा गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और जैसा कि वैज्ञानिकों के द्वारा बतलाया गया कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। इसको मैथमेटिकली जो है
वह सर आइजक न्यूटन ने प्रूव्ड नहीं किया, जिसे हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने वेव ऑप्टिक्स में यह प्रूव्ड कर करके दिखा दिया कि कोण I बराबर कोण R होता है। तो जब मैं आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तब उस समय मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि कोण I बराबर कोण R कैसे होता है। जैसे यहाँ पर तो लैंग्वेज है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, क्लास 10th में भी आप पढ़ेंगे, परंतु यह कैसे होता है तो इसे आपको तरंग प्रकाशिकी में सिद्ध करके भी दिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, रे ऑप्टिक्स के नेक्स्ट वीडियो में आपको मिरर के बारे में बतलाऊंगा, उसके टाइप्स के बारे में बतलाऊंगा। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।